अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है हम आ, आज इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो बात करेंगे वो थीरीज़ हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं कि इकोनॉमीज कंट्रीज़ की कैसे जो हैं वो टेक ऑफ करती हैं, ठीक है, या कैसे वो इम्प्रूव करती हैं और उनका बेसिक प्रोसेस क्या है। इसमें हमने रोस्टो की थ्योरी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और उसमें जो वेरियस क्रिटिसिज्म है उसको भी हम देख रहे हैं, ठीक है। और जो बेसिक अभी हमारे साथ इस क्लास में प्रॉब्लम आ रहे हैं कि हम गेट इन नहीं हो रहे उसकी एक मीटिंग में, तो MS टीम की मेरे पास एक्सेस नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैंने उन्हें ईमेल एड्रेस की और पासवर्ड की एक्सेस रिक्वेस्ट की हुई है लास्ट वीक की। डॉक्टर कमर साहब उस ईमेल में भी हैं। अभी तक मुझे उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, और जैसे ही रिप्लाई आएगा तो मैं आपको MS टीम के ऊपर ऐड करके आपका एक नया ग्रुप बना दूंगा और उसके अकॉर्डिंगली जो है हम वर्कआउट करेंगे। फॉर टाइम बीइंग मैं आपको जूम के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड करके डिलीवर कर रहा हूँ। वैसे जूम में भी ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्सेस नहीं मिल रही। तो उसका सोल्यूशन यही है कि मैं आपको लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपको उसको सेंड कर दिया करूँगा, ठीक है। और साथ में ही ये रिकॉर्डिंग मैं मैनेजमेंट को भी भेज दिया करूँगा, ताकि हम किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन से अवॉइड करें। और अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है समझने में, या आप को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप मुझे बता दें, डायरेक्ट बता दें, तो वो हैंडी होगा कंपैरेटिवली कि आप किसी और को बताएं फिर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है। तो मैनी थैंक्स। और आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो लेक्चर था वो भी हमें यही प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। वो इस लेक्चर को सेंड करने के बाद मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूँगा। तो अभी हम जो है अपने टॉपिक की ही तरफ आते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर हम ये देखें कि जो क्रिटिसिज्म है इसका रोस्टो को थ्योरी में उसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने जो है वो उसमें देखनी है। अच्छा, इस स्लाइड में अगर हम ये देखें तो इस स्लाइड में जी वो कह रहा है जी कि जो एक बड़ा इसमें फ्लॉज है, तो वो बेसिकली रोस्टो ने यही इमेजिन किया कि जब आपकी एक दफ़ा इकोनॉमी ग्रो करनी शुरू करेगी, वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो करती रहेगी, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में हर किसी के साथ और हर कंट्री के साथ ऐसा नहीं होता। समटाइम आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है और आफ्टर सम टाइम वो कोलैप्स करती है। तो इसमें जो है ये रोस्टो की थ्योरी में कहीं भी ये बात को नहीं देखा गया, ठीक है जी। तो इसी को काउंटर करने के लिए फिर मुख्तलिफ किस्म की थीरीज हैं, जैसे कस्टा की थीरी है जिसको हम अभी एक दो मिनट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपकी पोर्टल थीरी है और आपकी सेंचा थीरी है, ठीक है। ये इन सब को हम फर्दर देखते जाएंगे कि ये कैसे बेसिकली काम करती है। तो इसमें जो इसका बाकी क्रिटिसिज्म है उसको हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें जो और अगर हम बात इसमें देखें तो इसमें वो रोस्ट्रा यही श्योर करवा रहे हैं कि जब आपकी इकॉनमी एक दफ़ा ग्रो करना शुरू करती है, ग्रूम करना शुरू करती है, तो वो कॉन्टीन्यूसली ग्रूम भी करती है। तो ये बेसिकली एक फ्लॉज है, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता और उसकी बहुत सारी डिफरेंट वजह हैं। अब और इन्हीं चीज़ों को अब हम कवर करेंगे। आपके बैनर्स एंड कैस्टा का स्टेज मॉडल है, वो उसमें क्या कहते हैं, ठीक है। वो कह रहे थे कि बेसिकली ये 3 फेजेस का प्रोसेस है। जब आपकी इकोनॉमी आप बूम करना शुरू करते हैं, फर्स्ट और अर्ली फेज में भी आपके जो लो इनकम पीपल भी होंगे और लो इनकम कंट्री भी होंगे, ठीक है। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना शुरू करेंगे।
ये सबसे पहली स्टेज है, ठीक है, कि आप जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वो एग्रेरियन ट्रांजिशन जो है वो लॉन्च की जाएगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, आपके पहले स्टेज के ऊपर। और उसमें जो कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसमें आपकी अर्बनाइजेशन आएगी, इनकम ग्रोथ आएगी एंड इकोनॉमी डिवर्सिफिकेशन आएगी, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है रेस्ट ऑफ की टेक ऑफ थ्योरी के साथ मिलता जुलता है, ठीक है। तो लेकिन ये सेम उस तरह नहीं है जिस तरह रेस्ट ऑफ ने जो है एक्सप्लेन किया, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर ये तीनों काम जो हैं वो होते रहे 10 साल तक, ठीक है, 10 साल या उससे ज़्यादा तक, ठीक है, तो वो जो कंट्री है वो सेकंड वर्ल्ड फेज में पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे आप ये बात हमेशा ज़हन में रखें कि जो हम बात कर रहे हैं कंट्री की, ये सेम उसी तरह इंडिविजुअल के ऊपर भी अप्लाई की होगी, ठीक है। अगर ये तीनों फैक्टर्स किसी इंडिविजुअल के ऊपर आप हम इम्प्लीमेंट कर दें या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो 10 साल या 10 साल से कुछ अर्से के बाद वो जो है वो इस फेज में आ जाएगी, ठीक है, जिसको उन्होंने सेकंड वर्ल्ड फेज का नाम दिया, ठीक है। इस सेकंड वर्ल्ड फेज को अगर हम देखें तो बेसिकली वो कह रहा है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर कैपिटा में नो बी अराउंड 3 टाइम्स बट इट वाज व्हेन द ट्रांजिशन स्टार्ट, ठीक है। तो उसका सबसे पहला वो मेजर हमें क्या बता रहा है, जो आपकी इनकम, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें या एक कंट्री की बात करें, ठीक है, जो कंट्री का जीएनपी होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, कंपैरेटिवली जब उन्होंने ट्रांजेक्शन स्टार्ट की थी। तो ये उसकी एक आपको क्या यानी आपको मेजर करने का एक स्केल उन्होंने ये बताया, ठीक है, कि जब आप अपनी इनिशियल स्टेज पे थे अगर आपका अगर हम एक आसान लफ्जों में बात करें तो अगर आप इनिशियल स्टेज के ऊपर 5 रुपए कमा रहे थे, तो जब आप सेकंड फेज के ऊपर होंगे तो आप लाजमी तौर पे 15 रुपए के ऊपर होंगे, ठीक है। तो ये उसका मेजर का एक तरीका है, ठीक है। और जब वो कह रहा है ये काम हो जाएगा तो आपकी मिडिल क्लास मर्ज कर जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपकी इनकम 3 टाइम्स मोर होगी आपकी इनिशियल स्टेज के ऊपर, तो आपकी जो है वहाँ पे एक मिडिल क्लास जो है वो मर्ज करेगी। और अगर ये जो मिडिल क्लास है ये कंटिन्यू टू ग्रो इसी तरह करती रहे, अच्छा यहाँ पे ये आपने देखना है कि इसी तरह वो 10 से 20 साल तक करती रहे, द कंट्री वुड लाइकली रीच एडवांस फेज, ठीक है। तो फिर जो है वो कंट्री आपका एडवांस फेज कंट्री में आ जाएगा। अब एडवांस फेज कंट्रीज कौन से हैं, इनको हम फर्दर मेरे पास टेबल है वो मैं आपको शो कर दूंगा। आपके फर्स्ट फेज के ऊपर कौन से हैं, आपके मिडिल फेज पे कौन से हैं, और कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो फर्स्ट फेज के ऊपर फेल हो गए, ठीक है। अब उस फेल की रीजंस भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जी, पाकिस्तान जो है वो कुछ फ्लॉप कंट्रीज में का उन्हें वो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। वो रीजंस क्या है, पॉलिटिकल भी हो सकती है और इसमें कोई दूसरी, उनको हम फर्दर जो है वो डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। आगे अगर हम इसमें देखें, अगर बात करें तो जो वो कह रहे हैं, मैनी कंट्रीज इन द फर्स्ट स्टेज हैव फेल्ड टू मूव फॉरवर्ड टू द मिडिल स्टेज लार्जली बिकॉज ऑफ द ग्रोथ लिमिटिंग पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशनल रिजिडिटीज, ठीक है। तो जो फ्लॉप की सबसे बड़ी वजह वो बता रहे हैं एज अ कंट्री, ठीक है, वो ये बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल जो है वो रिज्ड हैं और पॉलिसीज जो है वो उनकी रिज्ड हैं। इसको अगर आप पॉलिटिकली इसको आप कनेक्ट करें तो ये बात कहीं और निकल जाती है, ठीक है। तो ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। इसके ऊपर जो है मैं कोई अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन अगर दूँ भी तो वो कोई मैटर नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क इस तरह ये फ्रेम हुआ है कि इसमें जो है मामला थोड़े इसी तरीके से। अब जो अगर आप जब टेबल देखेंगे तो शायद पाकिस्तान उसमें फ्लॉप नंबर में है, ठीक है।
तो उसकी जो मेन वजह ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं और इंस्टीट्यूशनल जो रिजिडिटी आती है वो एक सर्टेन रीज़न की वजह से, ठीक है। बेसिकली है अगर हम पाकिस्तान की इंटरनली या पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के ऊपर, और अगर पाकिस्तान कि टोटल अगर हम कहें इंडिपेंडेंस से लेके अब तक के स्ट्रगल के ऊपर बात करें, तो अगर हम उनको उन पॉलिसीज़ जो हैं वो अकॉर्डिंग टू कर दें एडवांस कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ के, तो शायद हम अपने हमारे जो कंपैरेटिवली हमारे नेबर्स हैं, हम उनसे बहुत आगे चले जाएँ। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? इसका मैं जो है इसके हमारे मैं एविडेंस भी हैं इसके ऊपर, ठीक है? ये सिर्फ बातें नहीं हैं। लेकिन ये सारी पॉलिसीज़ जो है ज़ाहिर है हम अप्लाई नहीं कर सकते एज़ अ कंट्री, ठीक है? क्योंकि हमारे अपने जो है हम अपने आइडेंटिटी के साथ जीना चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि हम अपने आइडेंटिटी के साथ ही जिए, ठीक है? इसमें ये ज़रूरत है मेरे ख्याल में, ये मेरा ओपिनियन है इसमें, ठीक है? लेकिन अब हमने ये देखना है कि ये जो पॉलिसीज़ जो है हम अपनी आइडेंटिटी को भी बिल्कुल ख़त्म नहीं करें, और लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करते जाएँ ताकि हम बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं हों। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये नहीं हो कि हम अपने आइडेंटिटी के ऊपर ही सारा फ़ोकस रखें और हम बिल्कुल आइसोलेशन की तरफ चले जाएँ। ऐसा भी हमने नहीं करना। अब अगर हम इसमें एग्ज़ाम्पल्स जो हैं हम देख सकते हैं, मसलन बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को भी बरकरार रखा हुआ है, और जो है वो इवन सेकंड फेज़ के ऊपर भी है, वो फ्लॉप की तरफ नहीं है, ठीक है? उनमें अगर आप एग्ज़ाम्पल देख सेकंड फेज़ के जब हम टेबल में जाएँगे तो तुर्की जो है उसकी एग्ज़ाम्पल, और इवन सऊदी अरेबिया की एग्ज़ाम्पल जो है वो सेकंड फेज़ इकोनॉमीज़ में आती है, ठीक है? वो सेकंड फेज़ के ऊपर है, और इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को भी मेंटेन किसी ना किसी तरीके में मेंटेन रखा हुआ है। तो पाकिस्तान जो है वो फ्लॉप्ड है, तो उसकी असल में हम सारी बात पॉलिसीज़ के ऊपर हम नहीं जा सकते कि ये सारा मामला इस वजह से है कि एडवांस कंट्रीज़ जो हैं वो सर्टेन पॉलिसीज़ जो हैं वो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। वो करवाते ज़रूर हैं, उसकी जो है इम्प्लीकेशंस हैं, और अब जो है एज़ अ कंट्री यहाँ पे पाकिस्तान ने जो है अपने तौर पे देखना है कि वो किस तरह कौन-सी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवा सकता है, ताकि हमारी आइडेंटिटी के ऊपर जो है वो मामलात ख़राब नहीं हों। ठीक है, ये ज़रूरी है जी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो शायद हम फ्लॉप से आइसोलेशन की तरफ निकल आएँ। तो वो हम वो जो है वो बहुत पाकिस्तान के लिए भी और एज़ अ कंट्री और एज़ अ नेशन बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाएँगे, ठीक है। इसका फर्दर आगे ग्राफ भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो एज़ अ क्लास जो है मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप लोग ये थिंक करें कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो है हमारे ऊपर जो हम पॉलिसीज़ किसी एक पॉलिसी के ऊपर आप अगर बात करें डिटेल में पॉलिसी में, ठीक है? तो उसमें हम कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो पाकिस्तान में अप्लाई कर सकें। इसके ऊपर आप अपने थॉट्स जो हैं, वो अपनी ज़रूर शेयर करेंगे अगर आप कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, आगे जो वो कह रहे हैं, उन्होंने उसकी जो एग्ज़ाम्पल दी है, उन्होंने जो कहा है कि जो अर्ली स्टेजेस जिनकी फेलियरी हुई है, ठीक है? तो जैसे उन्होंने पास्ट में वो कर रहे थे, तो उसकी एग्ज़ाम्पल उन्होंने रशिया की दी है और मिडल ईस्ट की दी है, जो कैन लीड टू अ वायलेंस, ठीक है? अब जैसे कि अब यहाँ पे हम एक पॉलिसीज़ के ऊपर हम एक जनरल सी ये बात करें, और वर्ल्ड में इस वक़्त ये बड़ा क्रूशियल है, पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए, वेदर दे एक्सेप्ट इज़राइल और नॉट। ठीक है? तो अब यहाँ पे ये इसको आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको एक हिंट भी दे दिया, ठीक है? तो ये इस किस्म के मामलात जो हैं, वहाँ पे कंट्रीज़ को अपना देखना पड़ेगा कि वो पॉलिसीज़ को किस तरीके से अकॉर्डिंग टू देयर ओन सर्कमस्टांसेस वो इम्प्लीमेंट करते हैं।
और उसका फिर डेफिनेटली इम्पैक्ट है आपके ट्रेड के ऊपर। ठीक है जी। तो ये और जैसे ट्रेड आपकी बेटर होती जाती है तो आपकी इकोनॉमी भी इम्प्रूव करती जाती है। तो यहाँ ये चीज़ें ये बड़ी मैटर करती हैं, बल्कि ये कोर हैं ड्राइव का। और यहाँ से ही थिंक टैंक्स जो हैं वो अपनी पता चलता है वो कितने मामला मामला फहम है, वो अपनी आइडेंटिटी को भी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करें और वो मामला को भी लेके चलते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे आगे नेक्स्ट स्टेज में जो बर्नर्ड और कैस्ट्रोस की थ्योरी है वो बेसिकली बता रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेज के ऊपर फ्लॉप होते हैं, ठीक है जी, उसमें वो कौन से बेसिक फैक्टर है, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान शायद फर्स्ट स्टेज के ऊपर फ्लॉप हुआ है। ठीक है। तो उसमें अगर हम देखें कि वो कौन से वाले फैक्टर हैं जिसमें हम देखें कि मैटर करते हैं, उसमें वो मेंशन कर रहा है जी कि स्लोनेस इन अडॉप्टिंग चॉइस बेस्ड सिस्टम। ठीक है। तो अब इससे इसको मैं आपको यही आप से यहाँ पे इसको हम एक्सप्लेन जो है इकोनॉमी के हवाले से इसको हम कर रहे हैं। तो इसमें है कि आपका सिस्टम इनकम्पसिंग बोथ मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो अगर बेसिकली वो कह रहा है कि जो फ्लॉप हो रहे हैं तो वो फ्लॉप होने की सबसे पहली वजह ये है, उनकी जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है वो उसकी तरफ वो नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि मार्केट बेस इकोनॉमी क्या है। मार्केट बेस इकोनॉमी बेसिकली ये है कि दोनों के पास चॉइस होगी, प्रोड्यूसर के पास भी, ठीक है, बायर के पास भी और डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी। जो भी आपके बिजनेस में लोग इन्वॉल्व हैं, ईच एंड एवरी वन हैज़ ए चॉइस। और बायर के पास जो है वो डिस्पोजेबल इनकम है। ये मॉडल है बेसिकली आपकी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का। वो उसको आसान लफ्ज़ों में हम ऐसे जो है हम उसको देख सकते हैं कि अगर जो है एक प्रोड्यूसर है तो उसने ये देखना है कि वो कौन सी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है और आया कि जिस चीज़ को वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है। ठीक है। अब मार्केट में क्या डिमांड है और उसने कितना प्रोड्यूस करना है। ठीक है जी। उसके बाद जो है उसने उसको जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर आना है तो उसने किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उसकी जो है सारी प्रोडक्ट जो है वो राइट प्लेसेस के ऊपर हो, ताकि जो लोग उनको वो चीज़ चाहिए वो खरीद सके। और उसके साथ साथ वो ये ज़हन में रखेगा वो जो प्राइस मार्केट में लेके आ रहा है, वो जो बायर है वो एक्सेप्टेबल उस प्राइस के ऊपर है कि नहीं है। ठीक है। तो जब तक आप ये इकोनॉमी को डेवलप नहीं करेंगे तो शायद आप जो है उस तरीके से ग्रोथ नहीं दे सकेंगे। इसमें जो इसकी कॉमन एग्जांपल है, अगर हम जो कंट्रीज ने किया है उसमें आपके जितने एडवांस कंट्रीज हैं, यूएस है, यूके है, वो ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। इसी ये एक पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं मार्केट बेस इकोनॉमी के ऊपर। और जो है पाकिस्तान ये मॉडल अपनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम टेक्सटाइल्स में देखें तो ब्रांड्स वगैरह जो हैं वो इसी की एक एग्जांपल है। ठीक है। मार्केट बेस इकोनॉमी की एक एग्जांपल पाकिस्तान में जो मर्ज ब्रांड कर रहे हैं वो उसकी एक एग्जांपल है। ठीक है। अच्छा, अब अगर जो यहाँ तक तो हम एक सेक्टर की बात कर रहे हैं कि टेक्सटाइल्स में पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन इकोनॉमी के लिए आपको सब सेक्टर्स को देखना पड़ेगा और वो सबके साथ चलना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जो असल में फ्लॉप का प्रॉब्लम आ रहा है, जो मेन है, वो है जी आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। यहाँ पे ये हम जो है शायद बहुत पीछे हैं। ठीक है।
क्योंकि इसका अब एज अ सोसाइटी भी अमल दखल है कि हम में टॉलरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये जो हाईलाइट मैं आपसे कर रहा हूँ, ये शायद मोस्ट इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के सिनेरियो में। इवन अगर हमने टेक्सटाइल्स को भी आगे ही लेके जाना है, अगर हम टेक्सटाइल्स की सिंपल बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी जब तक हम ये वाली चीज़ को प्रॉपरली जो है इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो शायद हमारी टेक्सटाइल की इकोनॉमी भी वो कंपैरेटिव नहीं रहेगी, ठीक है, ना कंपेटिटिव होगी और ना ही इवन वो आप कंपेयर कर सकेंगे किसी दूसरी इकोनॉमी के साथ जो है आउटसाइड की कंट्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ तक चीज़ें शायद क्लियर है आपको, ठीक है। जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि आपके जो आपके चॉइस पे सिस्टम के इंडेक्स जो है वो मैच नहीं करते। अच्छा, बेसिकली ये जी आपका एक फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके डिपेंड ये एक चार्ट बना देते हैं हर कंट्री का, ठीक है, कि वो जहाँ पे इंसानों को कितनी फ्रीडम है इकोनॉमी के हवाले से और प्रॉपर्टी बाय करने के हवाले से, ठीक है। तो उसके ही इन दो बेसिस के ऊपर ही वो बेसिकली हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपको डेमोक्रेटिकली पॉलिटिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो है आप इकोनॉमी में वो कितने आप लोग फ्री हैं, इकोनॉमिकली आप कितने फ्री हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली ये दो चीज़ें हैं जो यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हैं कि आपको प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो दे रहे हैं, क्योंकि बेसिकली यूरोप में आपको प्रॉपर्टी राइट वो आसानी से दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर आप रियल में देखें, वो आपको अगर रियल वर्ल्ड में हम देखें, प्रॉपर्टी राइट तो वो आपको दे देते हैं, लेकिन वो इसके साथ आपके दूसरे बहुत सारे राइट्स को स्लब कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना चाहें तो वो शायद ट्रबल है वहां भी आप, ठीक है। तो ये मामला जो है ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन इस थ्योरी को इन्होंने फर्दर यहाँ पे जो है एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने इसको बड़ी लिमिट्स लगा के जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट है। लेकिन अगर यही चीज़ को अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में वो शायद ये भी राइट्स नहीं दे रहे, ठीक है। अबू धाबी में शायद जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स है वो भी लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन वो शायद इस तरीके से भी नहीं दे रहे जो यूरोप में और एडवांस कंट्रीज में जो हैं वो दिए जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में भी शायद अगर आप आउटसाइडर हैं तो आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, यानी अगर आप नेशनल नहीं हैं तो आपके पास प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं बनता, ठीक है। और ये जो है बेसिकली वो कह रहे हैं कि जब ये मामला होंगे तो हम दूसरे मामला की तरफ जाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन है जहाँ से हम इकोनॉमी को देख सकेंगे कि हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं और ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से वो मामला को देख रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो बेस है वो आप ये दो चीज़ें आप ज़हन में रखते हुए आगे लेके जाएंगे, ठीक है। एक आपके मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपके उधर प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, ठीक है, और आपके पास चॉइस कितनी है फ्री होने की, ठीक है। अब ये जैसे मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर्टी राइट्स शायद एडवांस कंट्रीज में पर्टिकुलरली यूरोप में तो हैं, ठीक है। फ्री चॉइस डिबेटेबल है, ठीक है, इस पे डिफरेंट लोग डिफरेंट जो है वो बात करेंगे। लेकिन इसको जब हम दूसरे रीजन्स में देखते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स का ही मामला गंभीर से गंभीर होता चला जाता है, ठीक है। तो आगे अगर हम देखें तो बेसिकली वो जो हम यही बात कर रहे हैं कि अगर आप फ्लॉप स्टेज पे जाते हैं तो उसकी असल वजह यही है, ठीक है। जब आप की इकॉनमी नहीं ग्रो करेगी तो डेफिनेटली आपके इंडिविजुअल्स के भी प्रॉब्लम्स बनेंगे और वो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो मीट नहीं करेंगी और उसकी बजाय आप में फ्रस्ट्रेशन आएगी, ठीक है। और सम टाइम ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये
कॉज कर जाएगी टेररिज्म की तरफ, ठीक है, लड़ाई की तरफ भी ये मामला जो है, विलियन भी बन सकती है अदर कंट्री। तो यहाँ पे ये बहुत जो है क्रिटिकली यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। तो अच्छा, फिर आगे जो नेक्स्ट स्टेज में वो क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड टू थर्ड स्टेज ऑफर डीरेल्ड बाय लैक ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म, ठीक है। तो अब जो कह रहा है कि अगर आप सेकंड स्टेज तक आ गए हैं तो आपने अब सेकंड से थर्ड स्टेज में जाना है, ठीक है। जो आपके एडवांस कंट्रीज की स्टेज है, तो उसमें जो सबसे बड़ी आपके पास हर्डल आएगी वो आपके फाइनेंशियल रिसोर्स, ठीक है जी। तो ये जो है उसकी कंसंट्रेन है आपके थर्ड स्टेज में जाने की, जिसकी वजह से आप डीले होंगे, ठीक है। अ, और शायद आपकी इंटरनल इंस्टेबिलिटी भी उस वक्त आ जाए, ठीक है। जब आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम खराब होंगे, आप दूसरी से तीसरी ग्रोथ में नहीं जा रहे होंगे, तो फिर भी आपके चांसेस हैं कि आप इंस्टेबिलिटी की तरफ जो है वो लेके जाएं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आपका चार्ट है बेसिकली जो चॉइस बेस्ड सिस्टम का, वो आपको बिल्कुल जी वो आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, कि आपकी फर्स्ट फेज है इंडस्ट्रियल इनकम ग्रोथ इकोनॉमिक्स और उसकी डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से, ग्रोथ लिमिटिंग पॉलिसीज इंस्टीट्यूशनल रिजिडिटीज, ठीक है। ये जो है कि आपको वायलेंस और टेररिज्म की तरफ जो लेके जा रही है। इस चार्ट पे इस थीरी में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जब हम इससे नेक्स्ट थीरी देख रहे होंगे, पोर्टर्स की थीरी, उसमें अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू देम थी पाकिस्तान जो है वो एक फ्लॉप स्टेज में जो है वो आएगा, ठीक है। तो इसमें जो हम अभी देख रहे हैं, तो फर्स्ट फेज में आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इनकम ग्रोथ इकोनॉमिक्स डाइवर्सिफिकेशन में मार्केट रिफॉर्म जिन जिन कंट्रीज जो कर रहे हैं उन्होंने इंडिया और चाइना का जो है वो मेंशन किया, ठीक है। उनमें इंक्रीज इकोनॉमिक फ्रीडम भी हो रही है, ठीक है। और बेसिकली ये अगर हम बात करें तो ये आपके मिडिल फेज में आ रहे हैं, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये सस्टेन ग्रोथ है, लो वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ये जो लोग आप में हम देखेंगे तो ये आपके मिडिल फेज में है, ठीक है। अब मिडिल फेज में अगर देखें तो जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो हो रही है उसमें टर्की का नाम जो है वो उन्होंने बड़े अच्छे यानी वो प्रॉमिसिंग है, वो आगे इम्प्रूव कर रहे हैं। और जहाँ पे आपको वीक गवर्नेंस हमें नज़र आ रही है वो आपके हैं जी इंडोनेशिया और अर्जेंटीना, इन्होंने जो है वो मेंशन किया है। तो अगर ये वाला मामला यहाँ इन कंट्रीज के साथ ये कह प्रोलॉन्ग करता है फॉर अ डिकेड और समथिंग, तो ये जो है ये फिर जो है गिर जाएंगे अपने ग्रोथ, यानी ये भी अपने फर्स्ट ट्रांजिशन में फ्लॉप हो जाएंगे, फर्स्ट फेज फ्लॉप होंगे ये कंट्रीज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। और ये इनको ये रियल में ये चैलेंज इस वक्त है जिनके ऊपर इसने ओवरकम करना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें जो आपकी तीसरी फेज आ रही है, आपकी एडवांस्ड फेज है प्रॉपर मैनेजमेंट इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हम बात करें, तो इसमें आपका कोरिया और सिंगापुर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चार्ट जो है हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि ये जो कैस्टा की थीरी है ये किस तरह थ्री फेजेस में काम कर रही है, ठीक है। और कौन से कंट्रीज जो है वो इसमें आ रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं पोर्टर्स मॉडल को, ठीक है, जो आपकी थर्ड थीरी है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो पोर्टर्स का मॉडल है वो कर रहा है कंपेटिटिवनेस को, ठीक है, कि बेसिकली कंट्रीज अपनी कंपेटिटिवनेस को कैसे जो है वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो बॉर्डर्स की अगर हम थ्योरी को देखें तो उसमें सबसे पहले जो है वो आ रहा है जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं ऑफन ट्रिम्ड बाय द माइक्रो इकोनॉमिक फेलियर। अच्छा, वो बेसिकली ये निटी किटी इन्होंने ही बताई है कि आपकी जो है
इकोनॉमी फ्लॉप उस वक्त करेगी जब आपके इंडिविजुअल फ्लॉप कर जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्लास में होते हैं तो इसकी हम डिस्कशन कर सकते थे, और ये बड़ी जो थी एक प्रोग्रेसिव डिस्कशन हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये इन फैक्टर्स को हम फर्दर आगे एलेबोरेट भी करेंगे फर्दर स्लाइड्स में कि इंडिविजुअल फेलियरिटी के कौन से क्या वजूहत हैं। ठीक है, जनरली अगर हम देखें तो इंडिविजुअल इकोनॉमी भी उस वक्त तक नहीं ग्रूम कर सकती जब तक इंडिविजुअल को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना की जाए। ठीक है, और उन्हें जो है एक पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको दो बेसिक बातें बताई हैं कि अगर आप इंडिविजुअल्स को पीसफुल इन्वायरमेंट दें और उन्हें अपॉर्चुनिटी दें कि वो टेक्नोलॉजी जो जिसकी ज़रूरत है उसको वो सीख सकें, तो वो इंडिविजुअल कभी फेल नहीं होंगे। ठीक है, और अगर इंडिविजुअल फेल नहीं होंगे तो फिर आपकी इकोनॉमी कभी फेल फ्लॉप नहीं करेगी। ठीक है जी, तो ये बेसिकली इम्पोर्टेंस यही कह रहे हैं कि अगर आप जो है इंडिविजुअली फेल होंगे तो आपकी इकोनॉमी कभी भी नहीं चल सकती। ठीक है, अच्छा, बेसिकली वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पोर्टर्स जो है वो ये जो फार्मूला बता रहे हैं इसको रोकने का, वो ये बता रहे हैं कि अनटिल अनलेस जो है जो फर्म्स फंडामेंटली इम्प्रूविंग देयर ऑपरेशन एंड स्ट्रेटजीज एंड कंपटीशन इज मूविंग टू हायर लेवल। ठीक है, वो जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि ये जो तीन चीज़ें हैं अगर इनको अगर हम रोक लेंगे तो हम इंडिविजुअल ना तो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर फ्लॉप होंगे और ना एज अ ऑर्गेनाइजेशन फ्लॉप होंगे। तो जब ये दो फ्लॉप नहीं होंगे तो कंट्री की इकोनॉमी कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपने सबसे पहले जो काम करना है वो स्नफ्ड आउट एज जॉब फेल्स टू मटीरियलाइज। ठीक है जी, कि आपने बेसिकली जो है आपने मल्टी स्किल्ड मल्टीटास्किंग जो है वो आप प्रोड्यूस करते रहेंगे। अगर करते रहेंगे तो आपका इंडिविजुअल फ्लॉप नहीं करेगा, और जो है आपकी वेजेस जो है वो स्टेगनेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेजेस जो है वो आपकी अकॉर्डिंग टू द स्किल वो आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए। ठीक है, जब आप ये जो काम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हो जाएंगे तो आपका इंडिविजुअल फेल नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो है आपका इंडिविजुअल फ्लॉप होगा। और तीसरी जो उन्होंने मेन बात बताई है वो उन्होंने ये बताई है रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट जो है वो डिसअपॉइंटिंग है। अगर आपका रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट मतलब 3, 4, 5% के ऊपर आ रहा है, ठीक है, और बैंक आपको 10% के ऊपर दे रहे हैं, ठीक है, या 12% के ऊपर दे रहे हैं, तो आप तो भी आपकी इकॉनमी जो है वो फ्लॉप होगी। तो ये तीन मेजर्स हैं बेसिकली ये देखने के लिए कि आपकी इकॉनमी जो है वो ग्रूम करेगी कि वो फ्लॉप की तरफ जाएगी। ठीक है, अब जो इससे आगे में हम बात कर रहे हैं, सक्सेसफुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्ड प्रोग्रेस ऑन मल्टीपल फ्रंट्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब एज अ कंट्री की भी अगर हम बात करें, और इवन इधर भी आप अगर माइक्रो लेवल के ऊपर भी इंडिविजुअल के ऊपर भी बात करें, तो वो कह रहे हैं कि उस वक्त तक आपकी इकोनॉमी जो है वो फर्दर मूव नहीं करेगी जब तक जो है आप मल्टीपल डायरेक्शन में आप मूव नहीं करेंगे। अगर हम एज एन इंडिविजुअल हम बात करें, तो अगर आपके पास सपोज 50,000 या 1 लाख रुपया आ रहा है, अब आपने उसको किस तरीके से आपने मैनेज किया है, किस तरीके से लगाया है। ठीक है, और आपने कौन से चीज़ों को सामने रखते हुए उस को खर्च किया है। तो जब तक वो तरीके से नहीं लगेगा आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। ये बिल्कुल उन्होंने इसका मैंने आपको एक्सरे करके सामने रख के ये बात मैंने बता दी। ठीक है, अब आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उन रिसोर्सेज को किस तरीके से लगा रहे हैं, और बेसिकली वो फोकस ये करना चाह रहे हैं कि आप उन सारे रिसोर्सेज को एक जगह के ऊपर नहीं लगाना। ठीक है, आपने मुख्तलिफ जगह के ऊपर लगाना है। ठीक है, ताकि आपकी जो है वो डेवलपमेंट वो ठीक रहे। ठीक है,
मसलन इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, ठीक है। तो इस पे अब आप लोग ऑन इट्स ओन सोचें। मैंने आपको बगैर लिपटी रखे बाद बिल्कुल क्लियरली बता दिया, ठीक है। तो उसमें अगर जो नेक्स्ट बात वो कर रहे हैं, रिफॉर्म्स एफर्ट नीड टू बी टाइटली कनेक्टेड टू द करंट स्टेज ऑफ ईच कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे उसने ये इंडिविजुअल के हवाले से अगर मैं इस बात को फोकस करूँ तो हिंट ये भी दिया है कि अगर आप ये देखें कि जब आप एज एन इंडिविजुअल अपने इकोनॉमी को बेटर कर रहे हैं तो उन वाली चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करें जो कंट्री के टाइटली कनेक्टेड हैं, ठीक है, जिधर कंट्रीज की डायरेक्शन को वो मूव करने की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। मसलन जैसे अभी पाकिस्तान में जो है घर की डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं गवर्नमेंट भी और बैंक्स भी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था कि वो 1 करोड़ घर जो है वो बनाएंगे। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस के ऊपर, ठीक है। तो वो आप जब अपनी स्पेंडिंग करें अपने इकोनॉमी को बेटर करने के लिए कुछ स्टेप लें, तो वो सेक्टर्स जो आपकी कंस्ट्रक्शन बिजनेस के साथ रिलेटेड हैं आप उनमें इन्वेस्ट करें अगर आप पाकिस्तान में हैं, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आप फ्लॉप नहीं होंगे, ठीक है। और ये इसमें आप देखें मैंने इतनी ओपनली आपसे ये बात की है और मैं भी इसके साथ पर्सनली भी एग्री कर रहा हूँ कि अगर आप इन स्टेप्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो आप इंडिविजुअली माइक्रो लेवल के ऊपर आपकी माइक्रो इकोनॉमी बेटर हो जाएगी। और जैसे जैसे आपकी माइक्रो इकोनॉमी बेटर होगी मैक्रो इकोनॉमी जो है वो ऑन इट्स ओन जो है वो बेटर हो जाएगी, ठीक है। आई एम नीडिंग वाटर, तो आई एम pausing recording for a sec. Apology, I'll be back in a minute. अच्छा जी, होपफुली रिकॉर्डिंग इज ऑन अगेन। अच्छा, इसमें अगर आप ये देखें कि हम ये बात कर रहे हैं जी कि इंडिविजुअल की इकोनॉमी को मल्टीपल फ्रंट के ऊपर कैसे लेके जाना चाहिए। इसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल ये दी है कि कंट्री की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। और इसके बहुत सारे मॉडल और भी हो सकते हैं। तो इसमें आप के लिए ये भी अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे तो आप उस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट थोड़े पैसों से भी हो सकती है, ठीक है। मसलन आप जो है किसी सीमेंट मैन्युफैक्चरर का मार्केट से शेयर उठा सकते हैं, वो आप उठा लें, ठीक है। या आप जो है टेंजिबली काम करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कर सकते हैं। ये मैं आपको इस सिनेरियो में आपसे एक जनरली बात कर रहा हूँ और अपना ओपिनियन जो है वो पुट इन कर रहा हूँ इस थ्योरी की एप्लीकेशन के हवाले से, ठीक है जी। अब इसमें अगर जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो वो ये सिंपल सी ये बात कर रहे हैं कि एज इकोनॉमी प्रोग्रेस द कंस्ट्रेंट टू कंटिन्यू एडवांसमेंट शेयर, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप ये हम देखें कि वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी मूव करती रहेगी आप जो हैं अपनी ट्रांजिशन आपकी जो है वो आप एक फेज से दूसरे फेज के करीब होते जाएंगे। ये एक सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो जिसके ऊपर मैं आपसे डिटेल में बात करूं। आगे नेक्स्ट में देखें, स्ट्रेटेजिक पॉइंट इज इन द डेवलपमेंट प्रोसेस द होल बेसिस ऑफ द नेशनल कम्पिटिटिवनेस मस्ट बी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि एज अ स्ट्रेटजी अगर हम देखें कि हमने डेवलप होना है, ठीक है। तो होल बेसिस ऑफ नेशनल कम्पिटिटिवनेस मस्ट बी ट्रांसफॉर्म। अभी हम मैं आपको से ये भी डिस्कस करूंगा
कि अगर हम फर्दर स्लाइड्स में अगर जा सकें कि कंपेटिटिवनेस जो है उसको हम कैसे मेजर कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो इकोनॉमी की किस जगह के ऊपर जो है उसको हम पुट इन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली दिस रिक्वायर चेंज इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी स्ट्रेटजी एज वेल एज न्यू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। अब आप बिजनेस एनवायरनमेंट के हवाले से आप क्या समझते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं चाहता हूँ कि हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो, ठीक है। तो आप जो है अपनी थॉट्स इसके ऊपर जोर दें, ठीक है। तो जैसे कि आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट होगी बिजनेस की, आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगी, आपकी एक जनरल इन्वायरमेंट होगी और फिर आपकी इंडस्ट्री की इन्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपके एक बिजनेस इन्वायरमेंट में आ सकती हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपके इंटरनल इन्वायरमेंट जो लोग बना रहे हैं बिजनेस के, उसमें आपका ऑनर होगा और आप शेयर होल्डर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, आपके एम्प्लॉयज होंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होगा, आपके रिजोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इमेज होगा, ठीक है, उसकी एक जो रेपुटेशन होगी, ठीक है। ये जितना सब कुछ है, ये सब मिलके आपका इंटरनल जो है आपका इन्वायरमेंट जो है वो बना देंगे, ठीक है। इसी तरह आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है, और आपका इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें इनको आप देख लें। बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन इट्स ओन एक ये सब्जेक्ट है जिसको देखा जाता है। मैंने इसको जनरली आपको एक आइडिया दे दिया है फोकसिंग ऑन इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। क्योंकि अगर आपका इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट ठीक हो जाएगा तो आप बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है वो ठीक हो जाएंगी, सही है जी। पर्टिकुलरली अगर मैं इसकी बात करूं कि आपका जो इंटरनल ठीक होगा तो आपका मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट ठीक हो जाएगा। माइक्रो आपने करना है, मैक्रो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। जब मैक्रो ठीक हो गया तो इंडस्ट्री का जो है बिजनेस का स्ट्रक्चर वो ठीक हो जाएगा। और अगर एक इंडस्ट्री का बिजनेस स्ट्रक्चर ठीक हो गया तो गवर्नमेंट के लिए आसान होगा बिजनेस स्ट्रक्चर को ठीक करना, ठीक है। तो इसलिए आई एम रियली फोकसिंग ऑन माइक्रो इम्प्रूविंग एट एनी लेवल, ठीक है। तो ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अभी हम अपने स्लाइड्स के ऊपर ही थोड़ा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। Central challenge in economic development is how to create condition for rapid and sustained productivity growth. अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है जहाँ पे चैलेंज आना है सब, ठीक है, वो ये है और कि अगर आप उस ग्रोथ को सस्टेनेबिलिटी 10 साल तक अगर आपने रखनी है तो आप कैसे रखेंगे, ठीक है। मसलन आप जो है इनिशियली अगर आप 3 टाइम्स मोर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा कि आपकी फर्स्ट स्टेप के ऊपर अगर हम 3 टाइम्स मोर कर रहे हैं, जैसे कि कस्टेडा की थीरी में था, ठीक है। और अगर आप मसलन 15 रुपए के ऊपर हैं, आप इनिशियल स्टेज पे 5 पे थे, फिर आप 15 पे आए, तो आपने उसको किस तरीके से आपने जो है सस्टेन करना है, ठीक है। और जब आप 15 रुपए के ऊपर हैं अकॉर्डिंग टू दिस थीरी, फिर आपने इसको मल्टी डायमेंशनली किस तरीके से इन्वेस्ट किया है, ठीक है। इन्वेस्ट करने का तरीका उन्होंने बता दिया है कि एक अकॉर्डिंग टू दिस थीरी जी, आपका कंट्री किस डायरेक्शन के ऊपर सोच रहा होगा, इंडिविजुअली आपने उसी नॉर्म्स उन्हीं पैरामीटर को सामने रखते हुए आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके फेलियर के चांसेस जो हैं वो कम है, ठीक है। तो ये है। और इस पे वैसे जनरली दूसरा मैं आपको ये बता दूं, आप किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर नेचुरल एक चीज़ नेचुरली अवेलेबल हो, आप उसमें भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करें तो आपके फेलियर के चांसेस जो है वहाँ भी कम होंगे। तो ये मेरी
अपनी ओपिनियन है, इसका इस थ्योरी के साथ कोई तल्लक नहीं है। थ्योरी का तल्लक यही है कि आपने जब इन्वेस्ट करने जाना है तो मल्टी डायमेंशनली तो आपने उधर पैसे लगाने हैं जिधर जिस डायरेक्शन में आपका कंट्री आपको सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है जी। तो उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की पाकिस्तान के हवाले से आपको बता दी है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, स्टेबल पॉलिटिकल लीगल इंस्टीट्यूशन एंड साउंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्रिएट द पोटेंशियल फॉर इम्प्रूविंग नेशनल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली ये हब है आपकी मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसी का, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमी उस वक्त तक ठीक नहीं होनी जब तक ये गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ये प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। स्टेबल पॉलिटिकल लीगल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये काम जो है ये गवर्नमेंट का है, लेकिन मैं आपको जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर इंडिविजुअली माइक्रो ठीक हो जाए, माइक्रो लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ठीक हो जाए, तो गवर्नमेंट को इसे मैक्रो में कन्वर्ट करने में आसानी रहेगी, ठीक है। उनके पास ब्राइट चांसेस हैं, दे कैन इजीली डू इट, ठीक है। अच्छा, फिर एंड के ऊपर इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली वो क्या किस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं, wealth is actually created at a macroeconomic level in the ability of firms to create goods and services using productive methods, ठीक है। तो आपको फिर भी वो ही ये बात फोकस कर रहे हैं कि आपने माइक्रो लेवल के ऊपर इकोनॉमी को बेटर करना है। फार्मूला सीधा सा है, ठीक है, कि इंडिविजुअल जब तक खुशहाल नहीं होंगे मामला सही नहीं होंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल को अपने आप को बेटर करना होगा, जैसे वो बेटर करते जाएंगे मामला ठीक होते जाएंगे, ठीक है। ये थ्योरी भी यही आपको कह रही है कि दौलत उस वक्त तक क्रिएट नहीं होनी, ठीक है, जब तक हमने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर दौलत को क्रिएट नहीं करना और रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट नहीं करना। समझ लगी ये बात? तो इससे हम आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएं। अब वो कह रहा है कि अगर आप जो माइक्रो फाउंडेशन हैं प्रोडक्टिविटी रेस्ट ऑफ, ठीक है। ये जो माइक्रो फाउंडेशन बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ये हम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ये हम ऑर्गेनाइजेशन को ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यही चीज़ें आप इंडिविजुअली भी इसको देख सकेंगे। जो मेरा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली मैं फोकस करूंगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हम कौन सी चीज़ों को देख सकेंगे, ठीक है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो लेवल के ऊपर इम्प्रूव करें। इसको आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर खुद से देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपकी जो है अप्लाई कर सकते हैं आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। हिंट मैं आपको ये बता दूं, ये मोस्टली चीज़ें आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी अप्लाई कर सकें, ठीक है। उसका जो है करने का तरीका शायद थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है। तो वो जो है वो आप खुद सोच सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं, थॉट शेयर करना चाह रहे हैं, तो वो जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो पहली बात हम कर रहे हैं, सोफिस्टिकेशन विद विच कंपनीज इन दी कंट्रीज compete एंड द क्वालिटी ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट, दो बातों के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, ठीक है। कि सोफिस्टिकेशन क्या है। अच्छा, सोफिस्टिकेशन से जी आप क्या समझ रहे हैं कि सोफिस्टिकेशन क्या होगी? सोफिस्टिकेशन बेसिकली ये है कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम लॉज को किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और अगर उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं तो किस तरह अमेंडमेंट हो रही है, ठीक है, आया वो फेयरली हो रही है, ठीक है। और हम अपने कंपेटिटर्स के साथ किस तरीके से डील कर रहे हैं, ठीक है। ये वाले मामला जो हैं ये आपकी सोफिस्टिकेशन में आ रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर आप में से कोई और बात करना फर्दर, इसमें और बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, लेकिन मैं इन्हीं मेन पॉइंट्स को फोकस किए हुए, ठीक है जी। उसके बाद वो जो दूसरी बात कर रहे हैं कि आपके माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट आपकी क्या है, क्वालिटी ऑफ द माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट। मैंने आपको माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट में सारे फैक्टर्स ऑलरेडी आपको गिनवा चुका हूं, ठीक है। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेके आपके एम्प्लॉइज तक
ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, आई हैव ऑलरेडी गिवन ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो उसके जो है ये आपकी फाउंडेशंस आपकी माइक्रो इकोनॉमी की प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो इसमें अब वो कह रहा है कि जो सोफिस्टिकेशन है कंपनीज की, वो इंटरवीन करेंगी आपकी क्वालिटी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट से, ठीक है, कि आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसकी क्या क्वालिटी है, और उससे जो है आपकी आप इंटरवीन कर सकेंगे कि आपने किस लेवल की सोफिस्टिकेशन जो है वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर कह रहे हैं कि अगर मोर सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटजीज कंपनीज जो हैं वो कैसे ले सकती हैं, बाय प्रोवाइडिंग मोर हाई बाय हायरिंग मोर हाईली स्किल्ड पीपल, ठीक है, बेटर इन्फॉर्म्ड पीपल, इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर एडवांस इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रॉन्गर कम्पिटिटिव प्रेशर, ठीक है। तो ये चीजें मिल मिला के आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो मोर सोफिस्टिकेटेड होगी उस कंपनी की, ठीक है। ये चीजें मैं आपको ये लिखी भी हुई है, ठीक है, मैं दोबारा आपको बोल भी देता हूँ। मोर हाईली स्किल्ड पीपल, बेटर इन्फॉर्म, इधर बेटर इंफॉर्मेशन लिखा, मैं बेटर इन्फॉर्म पीपल कह देता हूँ, ठीक है। इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर एडवांस इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रॉन्गर कम्पिटिटिव प्राइसेस, ठीक है। तो ये जब एनवायरनमेंट बना होगा तो आपकी सोफिस्टिकेशन जो है वो ज़्यादा होगी, और इसी सेम को आप इंडिविजुअली जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वो लिख रहा है कि प्राइवेट सेक्टर नॉट ओनली अ कंज्यूमर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट बट आल्सो प्लेज अ रोल टू शेपिंग इट, ठीक है। तो जो प्राइवेट सेक्टर है बेसिकली वो कह रहा है कि वो सारा चीज़ों को ले नहीं रहा, वो बेसिकली वो शेप भी कर रहा है, ठीक है। अगर वो कंपनी सारी चीज़ें कर रही है तो बेसिकली वो एक नई चीज़ ही उसमें जो है वो हम सबको दे रही है, ठीक है। तो आगे अगर इसमें हम बात करें कि मूविंग टू मोर सोफिस्टिकेटेड वेज ऑफ कंपीटिंग डिपेंड्स ऑन पैरेलल चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने एक जनरली जो है हमने देखा है, ठीक है। तो इस स्लाइड में बेसिकली हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के जो 4 इंटर रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस हैं, ठीक है, जो 4 चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रही हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट में, उस उन चीज़ों को हम देखेंगे कि वो कौन से बनी 4 चीज़ें हैं। उसमें जो सबसे पहले अगर हम देखें उसमें है आपका इनपुट का फैक्टर, जी लिखा है इसने लिखा है, ठीक है। फैक्टर इनपुट कंडीशंस जो हैं वो उसमें जो है वो मेंशन की गई है, ठीक है। अब अगर आप फैक्टर जो आपके इनपुट कंडीशंस हैं वो आपकी कौन सी हैं, जो आपकी एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ अंडरलाइंग इनपुट्स फॉर्म्स ड्रास ऑन कंपीटिंग, ठीक है। उसमें आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आपके कैपिटल रिसोर्सेज हैं, आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, आपकी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आपका जो है आपके नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। तो ये आपके सारे इनपुट कंडीशन के फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो आपके बिजनेस में लिंक करेंगे आपके बाकी मामला के साथ। अब जो बाकी मामला हैं उन वो कौन कौन से हैं जी, वो उसमें जो दूसरा है आपका रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ों के साथ आपकी जो सपोर्टिंग इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, ठीक है। तो ये उसके साथ भी मैटर करेगा, और इनको ये आपस में कैसे लिंक करेंगे, आपकी डिमांड की कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, कि आप ये थ्योरी शायद मैं आपको
और इसके साथ जो आपकी चौथी चीज़ लिंक कर रही है वो आपका फर्म की आपकी स्ट्रेटजी क्या है और आपकी जो राइवलरी है उनकी स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये मैं इसको दोबारा यहाँ पे अगर आपके साथ ये बात कर सकूं, क्योंकि ये जो चार चीज़ें हमें लग रही हैं कि हमने कैसे एक दूसरे के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरलिंक करेंगी। आपका फर्स्ट है आपका वो इनपुट फैक्टर्स है, वो मैंने आपको सारे गिनवा दिए हैं, ठीक है। उसके साथ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आपके इनपुट फैक्टर्स में आपका ह्यूमन रिसोर्स है, आपका कैपिटल रिसोर्स है, आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ये आपके लिंक्ड कर रहे होंगे आपके रिलेटेड और आपकी स्पोर्टिंग इंडस्ट्रीज के साथ साथ, और इसी के साथ साथ अगर आप इस एरो को देखें तो ये आपकी फर्म की स्ट्रेटजी और आपकी रेवलरी कंपनीज के साथ भी लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात अगर आप को मैं समझा सक रहा हूँ तो बेसिकली ये ही चीज़ें आपकी इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। कि आप और इसमें आपकी जो फोर्थ है वो है आपका कि आपकी डिमांड की कंडीशंस की है, ठीक है। आपके इन हाउस डिमांड की कंडीशंस क्या हैं और आपके यानी आउटसोर्स डिमांड की क्या कंडीशन। ये फोर्थ थिंग जो है ये बिजनेस में आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली किसी एक चीज में भी स्ट्रांग होते हैं, आप अगर अपने इनपुट कंडीशन में स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है, तो आपके ब्राइट चांसेस हैं कि आप बाकी तीन चीजों को कवर अप करेंगे, ठीक है। लेकिन ये फिर भी जरूरी नहीं होगा, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबली यू वुड बी सक्सीड, ठीक है। तो इसमें मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है और लेस इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये चार फैक्टर हैं जो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो और ये भी होगा कि अगर आप किसी एक चीज़ में स्ट्रांग हो, उसी में फोकस किए होंगे, तो फिर भी वो आपके इतना अच्छा इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर नहीं पड़ेगा, बिकॉज दीज फोर आर इंटर रिलेटेड। तो अगर आपको एक रियल में सक्सेस चाहिए तो आप इन सब चीज़ों को बैलेंस तरीके से चलाएंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस जो है थोड़े ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसमें जी नेक्स्ट स्लाइड में वो बेसिकली ये बता रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ठीक है, इन डेवलपमेंट बिकॉज इट्स अफेक्ट्स मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। क्वालिटी ऑफ फैक्टर कंडीशन थ्रू इट्स ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटीज, ठीक है, जो मैंने आपको इनपुट के कंडीशन के फैक्टर्स बताए हैं वो कह रहा है कि उनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह द सोफिस्टिकेशन ऑफ होम डिमांड ड्राइव्स इन पार्ट ऑफ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड एंड प्रोसेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन लो लार्ज गवर्नमेंट परचेजिंग एंड ओपनिंग टू इम्पोर्ट्स, ठीक है। उसके ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर मैं आपसे बात करूं, सेल्फ सक्सेसफुल इकोनॉमीज डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव upgrading in which the business environment evolves to support the encourage increasing the sophisticated and productive ways of competing, ठीक है। इसमें अगर कहते हैं तो मेरे ख्याल में ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। बेसिकली वो बता रहा है कि अगर आप की सक्सेसफुल इकोनॉमीज की जो डेवलपमेंट है वो आपकी जब तक आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को अपग्रेड नहीं करेंगे और उसको जो मैंने आपको चार इंटर रिलेटेड बिजनेस की चीज़ें बताई हैं उनको आप लिंक नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल इकोनॉमी की तरफ नहीं जाएंगे, समझ लगे। जैसे ये चार चीज़ें स्ट्रांगली इंटरलिंक होंगी, ये डिपेंड करती हैं, और जैसे ये इंटरलिंक भी हो जाएगी, ठीक है, तो आपकी इकोनॉमी के चांसेस जो हैं वो बेटर होने के वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक इसमें वो ये हम बात कर रहे हैं कि नेशंस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट फेसेस डिस्टिंक्टली डिफरेंट चैलेंजेस,
ठीक है। तो अब कोई एक नेशन एक सर्टन लेवल के ऊपर है, एक फेज 1 के ऊपर है, उसके चैलेंजेस मुख्तलिफ होंगे। इवन टू सेम नेशंस फेज 1 के ऊपर खड़ी हैं तो उनके चैलेंजेस मुख्तलिफ होंगे। ठीक है। और जब फेज और इसी तरह फेज 1 के फेज 2 के हिसाब से चैलेंजेस जो है वो डिफरेंट होंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बाय सो मेनी डिसएग्रीमेंट्स इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO कंट्रीज positions on key issues often conflict with the best interests of other countries। ठीक है। तो ये आपकी थॉट ऑफ अनदर थॉट फॉर द डे हो सकती है जी, कि हमें ये आप इसके ऊपर अगर आप बात करना चाह रहे हैं कि जब हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली कंट्रीज क्यों अपोज करते हैं एक दूसरे को। ठीक है। तो उसकी क्या वजह हो सकती है, जैसे कि अगर आप अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के बहुत सारे मैटर्स हैं जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल अपोजिशन मिलती है। हालांकि हम हमारा स्टैंड उनके ऊपर बिल्कुल क्लियर है, जैसा कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का एक स्टांस है, इसी तरह वाटर के ऊपर पाकिस्तान का एक क्लियर स्टांस है, उस पर भी हमें अपोजिशन मिलती है। हालांकि हम समझते हैं कि हम लॉजिकली भी ठीक हैं और हम डिजर्व भी करते हैं उसी पे। ठीक है। इसी तरह और बहुत सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान के। ठीक है। तो इनके ऊपर आप जी अपनी थॉट अपना बात कर सकते हैं जब आप लेकिन इन्हीं पैरामीटर्स को सामने रखते हुए आप बात करेंगे और एक सर्टेन टाइम फ्रेम में बात करेंगे तो वो कंसिडर हम करेंगे इसको। ठीक है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद बेसिकली हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इस देयर फॉर सीक्वेंस, इसका एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। ठीक है। तो बेसिकली वो कह रहा है कि सबसे पहले आप फैक्ट्री ड्रिवन इकोनॉमी में होंगे, फिर आप इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी में होंगे और फिर आप इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी में होंगे। जो आपके हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेल एडवांस कंट्रीज हैं, वो इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी के ऊपर है। ठीक है। तो अगर हम इस स्लाइड को फर्दर थोड़ा देख रहे हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ वन पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट डिपेंड्स ऑन अदर with certain elements more critical at a different stages of development। ठीक है। तो अब ये 3 मेन स्टेजेस जो है वो हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर ली है। ठीक है। इनके ऊपर फर्दर जो है हम बात थोड़ी देर में करेंगे मेरे ख्याल में। अभी इस रिकॉर्डिंग को मैं रिकॉर्ड कर लूँ और आपको सेंड कर दूँ और फर्दर जो है रिकॉर्डिंग में आप लोग थोड़ी देर में रिकॉर्ड करके सेंड कर दें। मैनी थैंक्स। और इसमें कोई भी चीज़ जो आप बात करना चाहें, पूछना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क ड्यूरिंग दिस कोर्स।